हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जिसके अंदर हम करेंगे स्टाफिंग की प्रकृति क्या है, दायरा क्या है। देखो, जो उसका दायरा है, जो स्कोप है, वही उसका प्रोसेस भी है, प्रक्रिया भी है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या है। देखो, जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को मानव जो है चाहिए होता है। उपयुक्त और कुशल व्यक्ति जो होते हैं उनको रखना होता है ताकि वो संगठन की को आगे लेके जा सके। स्टाफिंग एक प्रबंधकीय कार्य है जिसका अर्थ होता है कि जो संगठनात्मक संरचना के मुताबिक जो संगठन है उसकी जो प्रकृति है, जिसके मुताबिक क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसके मुताबिक जो व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग जॉब्स के ऊपर रखने होते हैं। देखा जाता है कि ये अलग अलग जॉब्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, इनके लिए इस तरह के व्यक्ति हमें रखने हैं। तो यहाँ पे स्टाफिंग जो होता है एक प्रबंधकीय कार्य होता है जिसका उद्देश्य जो होता है कि जो संगठनात्मक संरचना है उसके अंदर जो अलग अलग जॉब्स होती हैं उनको भरना है और उनको हमेशा कोशिश करनी है कि जिन व्यक्तियों को हमने रखा है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिके रहें। कभी भी वो स्थान खाली होता है तो नेचुरली हमें दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। तो हमेशा हमारे पास जो है मानव साधन होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के मुताबिक कार्य करे। इसमें जो स्टाफिंग होती है कि सही व्यक्ति को सही नौकरी सही समय पे देना, और नौकरी जो होती है उसकी क्या योग्यता है उसके मुताबिक जो व्यक्ति होते हैं वो ढूंढे जाते हैं। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि जो जॉब्स होती है उनको जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ मैच किया जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर ये जो है क्वालिफिकेशन है, क्या वो हमारी नौकरी के लिए सही है या नहीं है। तो स्टाफिंग एक लाइन भी है, स्टाफ कार्य भी है। देखो, स्टाफिंग अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक पर्सोनल डिपार्टमेंट है या एचआरएम डिपार्टमेंट है तो वहां पे ये लाइन का कार्य करता है, अदर डिपार्टमेंट के साथ ये स्टाफ का कार्य करता है, उनको एडवाइस देता है। इसको वेंडल ने डिफाइन किया है कि स्टाफिंग जो है मानव साधन प्रबंधन का मतलब है संगठन के मानव साधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, वेतन और प्रोत्साहन करना। कूड्स ओडोनल ने कहा है कि स्टाफिंग प्रबंधन के कार्य में संगठनात्मक संरचना को सही और प्रभावी ढंग से व्यक्तियों का चयन, उनके मूल्यांकन करना, विकास करना और उनको बनाए रखना ताकि संरचना के अंदर जो निर्धारित भूमिका है उसको हम सही तरीके से कार्य कर सके। इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेशन दी हुई है। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन है, कंपनसेशन है, मोटिवेशन है। कूड्स और डोनाल्ड के मुताबिक द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स meaning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal, development of personnel to fill the role assigned into the structure। देखो, जो स्टाफिंग की प्रकृति है इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो पहला है प्रबंधकीय कार्य। देखो, जो प्रबंधन के कार्य होते हैं जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, तो ये प्रबंधन के कार्यों में से एक है। एक नई संगठन में इसे योजना और संगठन के बाद किया जाता है, जबकि चल रही संगठन में एक निरंतर कार्य होता रहता है। और देखो, जो स्टाफिंग होती है ये मानव साधनों के साथ संबंधित होती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो समूह हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है, तो स्टाफिंग की आवश्यकता हर लेवल पे होती है। और यहाँ पे कोशिश होती है कि जो हमारे पास जो साधन है, मानव साधन है, वो उचित होने चाहिए और उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। देखो, स्टाफिंग जो है प्रबंधन का एक निरंतर कार्य है जिसको संगठन के कर्मचारियों को बनाए रखना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। जब ऑर्गेनाइजेशन विस्तार करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है,
या कई बार क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉइज जो होते हैं काम को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशंस होती हैं वो खाली हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से जो स्टाफिंग होती है ये निरंतर कार्य रहता है कि जब हम बिजनेस को बढ़ाते हैं, जब बिजनेस का विविधीकरण करते हैं या किसी कारणवश वो जॉब खाली हो जाती है, वो स्थान खाली हो जाता है, तो उसको भरना होता है। तो ये कर्मचारियों की नियुक्ति और विकास से संबंधित होता है कि जो कर्मचारी हम रखते हैं उनको समय-समय पर प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो डेवलप हो सके। देखो स्टाफिंग जो होती है ऑल लेवल्स पे कराता है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है। और स्टाफिंग जो होती है कभी-कभी इसको डिपार्टमेंट जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो कई बार डिपार्टमेंट लेवल पे भी किया जाता है या इसके लिए पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है वो करता है। कई बार क्या होता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मालिक ही जो होता है स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो स्टाफिंग जो होती है ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड होती है। स्टाफिंग संगठन के लक्ष्य उन्मुख प्रयासों को शो करती है। संगठन होता है कि जो संगठन के हमने लक्ष्य रखे होते हैं, तो उसके लिए हमें मानव साधनों की आवश्यकता होती है, तो स्टाफिंग हमें वो सही मानव साधन देता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अलग-अलग हम मानव साधनों को रखते हैं, जिनके अंदर अलग-अलग योग्यता होती है। तो ये स्टाफिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही सुनिश्चित करता है कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें। अब हम देखते हैं स्टाफिंग का महत्व क्या है? देखो स्टाफिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सफल संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया जो होती है सही लोगों को सही स्थान पर रखने, उनके कौशल, अनुभव और क्षमताओं का सबसे अच्छा उपयोग करने पर फोकस करती है। प्रेरणा और कार्यक्षमता। अगर सही व्यक्ति चुना गया है, उसको सही भूमिका दी गई है, तो इससे क्या होता है कर्मचारियों की प्रेरणा और कार्यक्षमता बढ़ती है। जब लोग अपनी एबिलिटी और रुचियों के मुताबिक काम करते हैं, तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। दूसरा जो है उत्पादकता में सुधार आता है। देखो जब सही लोगों को रखा जाता है, तो सभी कर्मचारी जो होते हैं उस जॉब के काबिल होते हैं और अपना जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है उसका पूरा सही ढंग से प्रयोग करते हैं। तो संगठन की जो है टोटल उत्पादकता जो होती है उसके अंदर सुधार होता है। देखो सही नियुक्ति से क्या होता है कि जो लोग कार्य करते हैं उनमें लगाव और संतोष बढ़ता है, विवाद नहीं होते, कार्यस्थल पर शांति रहती है, संघर्ष कम होते हैं। उसी तरह जब सही लोगों को भर्ती किया जाता है तो संगठन में नई सोच और नवीनता का आगमन होता है, जिससे संगठन लगातार विकास की ओर बढ़ता है। प्रशिक्षण और विकास अच्छे स्टाफिंग से कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास की योजनाएं भी शामिल होती हैं जो उनकी एबिलिटीज में सुधार लाती है, उनके नई जिम्मेदारियों के लिए उनको तैयार करती हैं। और उसी तरह जो कर्मचारी होते हैं, वो सही चुने जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राहकों के साथ भी वो अच्छे ढंग से पेश आते हैं, तो ग्राहकों की भी संतोषजनकता बढ़ती है और ग्राहक के संबंधों को भी मजबूत करती है। और उसी तरह क्या होता है कि स्टाफिंग का अच्छा प्रबंध जो होता है, नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है, संगठनों को लीडरशिप पोजीशन पर भी सही लोग नियुक्त करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं स्टाफिंग का जो दायरा है, जो बाउंड्री है, जो स्कोप है वो क्या है? देखो यहाँ पे पारंपरिक ट्रेडिशनल वे से स्टाफिंग का मतलब संगठन के विभिन्न पदों को भरने तक ही सीमित था। लेकिन आज के सिनेरियो में स्टाफिंग की जो भूमिका है बहुत व्यापक और रणनीतिक हो गई है। देखो यहाँ आधुनिक स्टाफिंग के अंदर जो होता है, जो हमारा स्टाफ होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एज होता है जिसके बेसिस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर भर्ती आ जाती है, चयन आ जाता है, प्रशिक्षण और विकास आ जाता है, वेतन और लाभ मूल्यांकन और उचित कार्यस्थिति जिसको हम वन बाय वन करके जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो मानव साधन की आवश्यकता के मुताबिक हम देखते हैं जो एक मतलब है कि हमें कितने मानव जो है कितने लोग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, क्योंकि वो हमारे संगठन की संचालक क्षमता और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस-किस तरह के कर्मचारी चाहिए। क्या हमें एक्सपर्ट और टेक्निकल एम्प्लॉइज कितने चाहिए? मैनेजरियल एम्प्लॉइज कितने चाहिए जिनकी जिम्मेदारी संगठन के संचालन और प्रबंधन से संबंधित होती है? सामान्य कार्यकर्ता कितने चाहिए? तो आवश्यकता के आधार पर संगठन की जरूरतों और उद्देश्यों के आधार पर कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने कर्मचारी जो है हमारे पास काम कर रहे हैं। आवश्यकता के आधार पर संगठन की जरूरतों और उद्देश्यों के आधार पर कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है।
वर्तमान और भविष्य की मांग को भी जो है देखा जाता है कि प्रेजेंटली जो है हमारे पास इतने लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर हमें इतने लोगों की जरूरत है। इसके लिए वर्कफोर्स विश्लेषण किया जाता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं उनकी क्या एबिलिटीज है, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद वर्कफोर्स फोरकास्टिंग की जाती है कि हमारे पास इतने प्रेजेंटली काम करे, इतनी रिक्वायरमेंट है, शॉर्टफॉल इतनी है, तो ये हमने कहाँ से जो है इसको फिल करना है। फिर है भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो, भर्ती का अर्थ होता है कि संभावित कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें प्रेरित करना कि वो संगठन के अंदर जो है आवेदन पत्र दे। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन-कौन से जॉब्स हैं जिनको भरना आवश्यकता है। उसके बाद ही ये तय किया जाता है कि हमारे पास इंटरनल स्रोत भी होते हैं और एक्सटर्नल स्रोत भी होते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं कि हमारी भर्ती नीति क्या है, भर्ती संगठन क्या है और मानव साधनों की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना, किस तरह से हमने उसको प्रशिक्षण देना है, डेवलप करना है। फिर उसके बाद जो है हमारा सिलेक्शन है। इसमें उन व्यक्तियों का देखो, जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, ये पॉजिटिव है, सिलेक्शन जो होती है नेगेटिव होती है, क्योंकि इनमें हमने उन्हीं व्यक्तियों को सिलेक्ट करना होता है जो हमारी नौकरी के लिए सही होते हैं। इस प्रक्रिया में उन लोगों की पहचान की जाती है जो संगठन में काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। उन व्यक्तियों को नौकरी पे रखा जाता है जिनकी योग्यता जो होती है जॉब की आवश्यकता से मेल खाती है। उसके बाद है नियुक्ति और अभिविन्यास, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। नियुक्ति होता है कि देखो, अगर हमें लगता है कि ये कर्मचारी जो है इसका हमारी जॉब के साथ मैच करता है तो उसको रख लिया जाता है। और उसी तरह उनकी ओरिएंटेशन होती है जहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है और उनका कार्यस्थल साथी नियमों और नीतियों से निश्चित कराया जाता है। इससे क्या होता है कि नए कर्मचारी जो होते हैं जल्दी से वातावरण में ढल जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद है प्रशिक्षण और विकास। देखो, जब हम कर्मचारियों को रखते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उनका और विकास हो सके, वो काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो जो प्रशिक्षण और विकास होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संगठन और एम्प्लॉइज दोनों के लिए फायदेमंद होता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग-अलग श्रेणियों के लोग काम करते हैं तो उनके लिए सही ट्रेनिंग जो है उनकी योग्यता के मुताबिक, उनकी जॉब के नेचर के मुताबिक प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, प्रदर्शन मूल्यांकन, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमने रखा हुआ है, क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसका जो है उसका इमीडिएट सुपरवाइजर जो होता है उसका मूल्यांकन करता है। फिर उसके द्वारा जो है समीक्षा ली जाती है कि इसके अंदर कर्मचारियों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है और देखा जाता है कि इसने जो काम दिया था टारगेट पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, क्या हमने इसको प्रमोशन देनी है या नहीं देनी है। वो सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर देखी जाती हैं। फिर है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखो, यहाँ पे प्रमोशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि अगर हमें लगता है कि ये कर्मचारी अपने कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक कर रहा है और इसके अंदर पोटेंशियल भी है कि ये ऊंची जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो वाली जॉब ले सकता है, उच्च जिम्मेदारी ले सकता है और इसको हम तो कर्मचारियों को उच्च जिम्मेदारियां, बेहतर स्थिति और अधिक रोजगार और बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। कि लोग जो होते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन मिलनी होती है जिसकी वजह से वो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर भी सुधार लाते हैं। कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने में भी मदद करती है कि कर्मचारियों को प्रमोशन का लालच होता है कि हमें प्रमोशन मिलेगी, जिससे हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तो इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टिके रहते हैं। देखो, जब हम लोगों को रखते हैं तो उनको हमें सैलरी भी देनी पड़ती है। तो कर्मचारियों की योग्यता के मुताबिक हमें वेतन देना होता है, तो ये एक कठिन कार्य होता है। वेतन या जो भी हम सैलरी देते हैं, तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों के लिए न्याय संगत हो, जो इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है उसके मुताबिक होनी चाहिए। फिर है सेपरेशन, इसके अंदर कर्मचारी कई कारणों से संगठन को छोड़ देते हैं, इस्तीफा हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है। तो नए कर्मचारी उन कर्मचारियों की जगह ले लेते हैं जो संगठन छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संगठन में हमेशा जो वो पोजीशन है वो हमेशा भरी रहनी चाहिए। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको उचित कार्य परिस्थितियां देनी होती हैं।
तो जो मतलब इसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे कर्मचारियों की भलाई के लिए मतलब ऐसे साधन होने चाहिए, ऐसी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए जो उनकी उत्पादकता के ऊपर भी प्रभाव डालती है। और वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे वो काम करते हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए, सही लाइट आ सके, वेंटिलेशन हो सके, सही फर्नीचर जो कंफर्टेबल हो, साथ ही वहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके कार्य घंटे स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए और शेड्यूलिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य जीवन संतुलन को बैलेंस मतलब अपने लाइफ वर्किंग लाइफ को बैलेंस कर सके। नौकरी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और जिसके अंदर क्या है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह से प्रमोशन होगी, किस तरह से आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। वो सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिसी जो है वो एम्प्लॉइज़ को क्लियर होनी चाहिए।